नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 30 महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 2 है। सभी प्यारे मित्र, अगर पहला पार्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वीडियो को एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जाके प्लेलिस्ट पर देखना है। आप बाल विकास प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा, जैसे आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। और सीडीपी में बाल विकास में जो आपका सपना है कि 30 ऑफ 30 लाना या 25 प्लस का स्कोर क्रैक करना, तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, अपना फीडबैक कमेंट करेंगे, अपना स्कोर बताएंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस श्रेणी में आता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम बात करें संज्ञानात्मक नहीं दोस्तों, व्यवहारात्मक होगा। देखिए जब भी हम जीन पियाजे जी की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, ठीक है। जब भी थॉर्नडाइक की बात की जाती है तो व्यवहारात्मक सिद्धांत होता है, क्योंकि देखिए थॉर्नडाइक एक आपकी जो माने जाते हैं व्यवहारवादी माने जाते हैं। उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत भी दिया था। प्रश्न आ सकता है कि प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी ये था, ठीक है। तो इसका किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? प्रयास एवं त्रुटि में बिल्ली पर प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स से, फीडबैक में अपना कमेंट, अपना स्कोर, अपना फीडबैक, प्रत्येक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन का फीडबैक करते रहें। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? जो सीखने का वक्र होता है वह सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने की रचनात्मक के सूचक होते हैं, रचनात्मकता के। तो सीखने का जो वक्र होता है वह किसके सूचक होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। तो सीखने के वक्र जो सूचक होते हैं वह सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। किसके होते हैं? सीखने के प्रगति की। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि सीखने की जो मौलिकता होती है, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है। अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति सूचक होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको डिफिनेशन मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, सारा कुछ कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्कशन बहुत ही जरूरी होता है, कंक्लूजन बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। लाइक शेयर करते रहें टीटी परिवार के, आवर फैमिली को, शिक्षकों के परिवार को। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने, डॉलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या युंग ने दिया था? तो जब भी व्यक्तित्व और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत है लेकिन व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? एक ही नाम आता है, बंडूरा और वाल्टर की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर 1977 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण आपने देखा होगा, शायद सुना होगा यह परीक्षण। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मेरे भाई बहन गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। हम बात करें मिरर ड्राइंग परीक्षण की बात कर रहे हैं, ये किस मापन से संबंधित है? तो हमारे अधिगम की बात करेंगे। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है। देखिए प्रसार क्षेत्र एक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, माध्यिका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, औसत विचलन या मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे खाली स्थान जो दिया गया स्टार्टिंग में कौन सा फिलअप होगा? तो हम बात कर रहे हैं माध्यिक, बात कर रहे हैं, ठीक है। माध्यिक जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं सांख्यिकी विधि है, जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। और इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं।
आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हम बात करें दोस्तों इनमें से कौन से इससे भिन्न है। हम टीएटी दिया गया है, 16 पीएफ दिया गया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका ड्राई ए माइंड टेस्ट दिया गया। आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और ये रिपीट भी हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंबाइन करने का। ठीक है, तो इनमें से देखिए 16 पीएफ जो दिया गया है इनमें से भिन्न है, इसका रीजन भी बताने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट करके अपना फीडबैक प्रत्येक क्वेश्चन का कर सकते हैं, अपना अपना कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आइए इस प्रश्न का डेफिनेशन जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। हम बात करें 16 पीएफ अन्य 3 विकल्प, जैसे आपका टीटी दिया गया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई इन माइंड टेस्ट के, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं। और 16 जो पीएफ है ये कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, जो कि प्रक्षेपी नहीं आता है। तो ठीक है, जो आपका टीएटी, क्लाउड, ड्राई, ये तीनों क्या है, प्रक्षेपी आपके परीक्षण हैं। और 16 पीएफ जो है यह प्रक्षेपी नहीं है, यह कहलाता है व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। हम बात करें विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक की बात करते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हमारे कौन माने जाते हैं? तो हम बात कर रहे हैं हैविगट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के अमेरिकी के जो शिकागो ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे रॉबर्ट हैविगर, ठीक है, ये आपके विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक माने जाते हैं। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थे, रॉबर्ट हैविगर की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। देखिए आपको मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, तैयारी जारी रखें। अपने दिल में एक चीज़ हमेशा बना के रखिए, ये समंदर तुझे गुमान है ना अपने ऊंचे कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूँ, फिर भी तेरे ऊपर से गुजरता हूँ। अभी तो कई जीत कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सभी मित्र कमेंट करें, फीडबैक करते रहें। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? हम बात कर रहे हैं मैरी फील्ड की बात कर रहे हैं, टोरेंस की बात कर रहे हैं, कॉल एल ब्रूस की बात कर रहे हैं, या केंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, आपका जवाब होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं टोरेंसन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, टोरेंसन जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंसन द्वारा 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग भी किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक कौन सा कहलाता है? देखिए अधिगम के नियम है और अधिगम के कुछ प्राथमिक नियम है, उनमें से आपका अभिवृत्ति का नियम है, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो देखिए अधिगम के जो प्राथमिक नियमों से एक नियम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों, और भी आपके देखिए 3 प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक द्वारा जो दिए गए थे, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम। यहाँ से थॉर्नडाइक के ये जो नियम है, मुख्य नियम, गौण नियम, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बात करेंगे दोस्तों इनमें से किसमें जो है अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन या केस स्टडी, सर्वेक्षण, प्रयोगीकरण, अंतर्दर्शन की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का किया जाता है, यानी ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो भाई केस स्टडी विधि में किया जाता है, केस अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, केस स्टडी, केस अध्ययन विधि में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमेंट करें, फीडबैक करें। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, अधिगम अंतरण दिया गया है। अधिगम स्थानांतरण और अधिगम अंतरण ये दोनों में अंतर है। और बौद्धिक विकास, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण कहलाता है। देखिए अधिगम अंतरण क्या होता है? एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम का अंतरण कहलाता है।
जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उद्भवन होता है, उद्भाषण होता है, मूल्यांकन होता है, उपक्रम होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कैसा होता है? तो प्रथम चरण हमारा उपक्रम की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के किस 4 चरण बताए गए थे। एक होता है उपक्रम, उद्भाषण और मूल्यांकन। और प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रथम चरण पूछा गया है। तो प्रथम चरण क्या है? उपक्रम दिया गया है। आप लोग चारों चरण देखिए आपके दिए गए हैं। तो पहला उपक्रम होगा, दूसरा उद्भ दिया गया है, तीसरा उद्भाषण दिया गया है और चौथा आपका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन सभी लोग जानते हैं अंतिम चरण होता है। किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, रास ने किया था। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक्स, ठीक है। आप साइकोलॉजी, फिजिकोलॉजी का आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे सारे थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं, पावलोव की बात कर रहे हैं, जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं, कोहलबर की बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। सारे क्लास आपको कंसेप्ट वाइज मिल जाएगी, विथ डिटेल विथ क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। तो जब भी प्रयत्न व भूल की बात करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बात करें थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल का सिद्धांत 1898 में बिल्ली पर प्रयोग पर किया था। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कहें। देखिए परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा एम.एल. मल ने दी, एस. फ्रायड ने दी, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने दिया या जे.ई. हम बात कर रहे हैं डेसील की बात कर रहे हैं। तो ये परिभाषा देने वाले जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये परिभाषा जो है जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व के संबंध में दिया था। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। 15 क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बाकी है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर फीडबैक करते रहें क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन यहाँ पे चेक होगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। अभी भी आपके पास टाइम है, तैयारी कर सकते हैं। जाइए प्लेलिस्ट, सारी क्लासेज आपको कंसेप्ट वाइज मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हम बात करें सीखने में पलायन की बात कर रहे हैं। सकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर आधारित है। आपका कमेंट क्या कहता है? देखिए सीखने में पलायन, अगर आप सीखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है किसी ठीक है, आपके शिक्षक से कहता मुझे इस शिक्षक नहीं समझ में आ रहा, वह फिर दूसरे शिक्षक के पास पलायन करता है। ट्यूशन में भी ऐसा होता है, ठीक है, कहीं पढ़ने में भी होता है। बच्चे लोग, कई अभिभावक देखते होंगे किसी प्राइवेट या कहीं भी पढ़ाते, फिर वहाँ से चेंज करके दूसरे में करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या होगा, सीखने में पलायन मतलब यही होता है, हमें कुछ सीखना है, उसका एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, मतलब वह कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाए तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा नहीं आते हैं, यही कहलाता है पलायन की बात करेंगे। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम की बात कर रहे हैं, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है वह आपका स्वर विज्ञान उसे कहते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं। देखिए वुडवर्थ ने स्मृति के आयाम दिए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि वुडवर्थ के अनुसार जो है स्मृति का आयाम नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, धारण, पुनः स्मरण और पहचानना, ये तीनों जो है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम हैं, लेकिन तर्क करना यह क्या है, स्मृति का आयाम आपका नहीं कहलाएगा। सभी लोग नोट करेंगे, तर्क करना स्मृति के आयाम कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी धारण, पुनः स्मरण और पहचानना, ये तीनों आपके वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम की श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए स्मृति के आयाम के 4 श्रेणी ने वुडवर्थ ने 4 श्रेणी बताया था स्मृति के आयाम के। पहला होता है सीखना, दूसरा होता है चरण करना, फिर प्रत्याहान और पहचान करना। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, टीएटी द्वारा बनाया गया था। टीएटी रो के द्वारा, अल्पोर्ट द्वारा, मैस्लो द्वारा या मरे द्वारा बनाया गया था। देखिए ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक हैं। तो टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? टीएटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम टीएटी की बात कर रहे हैं, ये मरे के द्वारा बनाया गया था। मरे, यहाँ पे मरे एक अलग शब्द हो जाता है हमारी भाषा में कहें, लेकिन ये आपके मनोवैज्ञानिक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता की बात कर रहे हैं। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, जो हमारा लक्ष्य है निर्देशित है, देखिए हमारा जो लक्ष्य है टीटी को क्रैक करना और गवर्नमेंट टीचर बनना और जो हमारा सपना है उसे प्राप्त करना। लेकिन क्या होता है कि अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा क्या आ गई, ये कोविड की वजह से एग्जाम क्या है डिले हो रहा है, ठीक है, एग्जाम लेट हो रहे हैं, तो क्या हो गई, ये बाधा कहलाएगी। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, हम बात करें कुंठा की, और हम पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुके हैं कि जो लक्ष्य निर्देशित में बाधा आती है उसे कहते हैं कुंठा की बात करेंगे। ये 14 संवेग दिए गए थे, किसके द्वारा दिए गए थे, हमने मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग बताए गए थे, ये उनमें से एक है आपका। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज की बात करते हैं। देखिए आँख का जो रंग को प्रभावित करने वाला कारक होता है और कोई नहीं, हम बात करें आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और बचे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे बाल विकास के पार्ट 2 नंबर प्रैक्टिस सेट में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। देखिए आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, आपके रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान की बात करें। देखिए प्रश्न को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया आधार आयु, देखिए आधार आयु किसके मापन से संबंधित होगा, तो आधार यानी न्यू की बात कर रहे हैं, तो आधार और न्यू की बात कर रहे हैं, यानी आधार आयु की जो है किसके मापन से होगा, तो हम बुद्धि की बात करेंगे। कोई भी बच्चा का अगर उसकी आधार आयु अगर मापन करें तो वह बुद्धि की बात करेंगे, किसके मापन संबंधित होगा, या बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसका सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था, क्या दिया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है कि बुद्धि लब्धि, या हम कह सकते हैं आईक्यू की बात करेंगे। आईक्यू बराबर क्या होता है, MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन एंडेड। MA मतलब होता है मेंटल एज और मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु जो होती है बच्चे की, और मल्टीप्लिकेशन 100 कर देता है, आपका IQ बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाएगा। किसने दिया, विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, नोट करेंगे सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और इस प्यारे से क्वेश्चन का आपको प्यारा सा आंसर और फीडबैक भी करना है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है, विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का बनता है। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर पर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो उसका यह क्या कहलाएगा, हम बात करें विस्थापन की बात करें। इसके अंतर्गत बालक जो है अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य उप संवेग का विस्थापन करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, पावलोव की बात करेंगे, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर की बात कर रहे हैं। तो आपका कमेंट कहता है कि जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं कोहलर महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोहलर की बात कर रहे हैं, सभी लोग नोट करेंगे, डी ऑप्शन की बात करें। कोहलर एवं कोफा सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने सूज का सिद्धांत, इंस्टाइट दिया गया है, इंसिट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या आपके प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस दोस्तों किससे संबंधित है, यह आपके जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित हो जाएगा। देखिए फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। किसने, फ्रायड ने बांटा है। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को एथेनाटोस कहा जाता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इरोस कहते हैं, और आपका जो एथेनाटोस है ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। अहम निर्देशित होता है तो अहम सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। देखिए तो अहम निर्देशित होता है, हम अहम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अहम निर्देशित किससे होता है, तो अहम की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर वास्तविकता सिद्धांत बी की बात कर रहे हैं। अहम जो होता है व्यक्तित्व या अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा अहम जो होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम होता है यह पार्श्विक इच्छाओं द्वारा। देखिए अहम और इदम ये बहुत बार पूछा गया आपके टीटी परिवार में, टीटी एग्जाम पर, टीटी की बात कर रहे हैं। तो अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है और जो इदम होता है यह पार्श्विक के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान देना है, पार्श्विक इच्छाओं द्वारा। और जो पराअहम होता है ये सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीनों अहम, इदम और पराअहम, ये ध्यान देना है।
आइए देखते हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख में कमी हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी हो जाती है। तो देखिए, एक जो क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी हम सुई देते हैं तो भूख क्या होती है, इससे कम हो जाती है। देखिए, ये हार्मोन ऐसा है जिसकी सुई दे दी जाए तो प्राणी को भूख कम लगती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। एक प्रश्न जरूर आता है, तो आपको करना क्या है, सभी लोग जानते हैं IQ बराबर क्या होता है, MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। अब आपको करना क्या है, IQ बराबर, देखिए 16 वर्षीय बच्चा है और 75 अंक प्राप्त करता है। देखिए IQ आपका 75 दिया गया है और बच्चा है 16 वर्षीय, तो 16 कर देंगे, यानी हमें CA निकालना, मानसिक आयु निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 75 करेंगे बराबर मानसिक आयु यानी MA निकालना है, मेंटल एज निकालना है, और करेंट एज आपका 16 वर्ष दिया, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब आप बोलेंगे कैसे निकलेगा, देखिए पहली बात तो आपको MA निकालना है। ठीक है, तो आपको एक इधर 75 और 16 का गुणा होगा, ठीक है, और बटे में आपको 100 कर लेना है। अब आप काट सकते हैं, 25 चौको 100 कर लेंगे, 25 टाइम 75 कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 गुणे 3 करिए 12 आ जाएगा। तो MA बराबर क्या आ जाएगा, 12 वर्ष, यानी कि आपका बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होता है। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी होता है और मेरुदंड तो यह भाग है तो वो होता ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता प्रकृति है, चिंता विकृति है, या कार्य प्रारूप विकृति है। तो मनोग्रस्ती बाध्यता की बात कर रहे हैं। मनोग्रस्ती जो बाध्यता होती है विकृति एक चिंता विकृति कहलाती है। मनोग्रस्ती बाध्यता यह एक चिंता विकृति के रूप में आती है। देखिए, मनोव्रस्ता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें क्या होता है, मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः यह एक चिंता विकृति में आ जाएगी। और अंतिम प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या युंग के द्वारा। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक कहता है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय आपके किसके द्वारा दिया गया था, तो हम बात कर रहे हैं युंग महोदय की बात कर रहे हैं। युंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है, एक है व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। तो दोस्तों, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आपको कैसा लगा, 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। इंडी स्क्रीन पर आपको पहला पार्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाल विकास प्रैक्टिस सेट में जाइए, हर एक प्लेलिस्ट डेली क्लासेज होंगी, कंसेप्ट वाइज होंगी, और अदर क्लासेज भी, अदर आपके प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के। तो फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तैयारी जारी रखें, प्रिपरेशन जारी रखें और अपने सपने को पूरा करें, गवर्नमेंट टीचर बने, जिससे आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।